हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की ऑडिट की 4th क्लास फॉर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीकॉम एंड अदर्स कॉमर्स एग्जाम्स के लिए। अंकेक्षण का अर्थ प्रकृति हमने समझ ली है। अब हम नेक्स्ट करते हैं अंकेक्षण के महत्व में वृद्धि, यानी कि अंकेक्षण के महत्व में वृद्धि किस कारण से हुई, कैसे हुई। हेजिंग है अंकेक्षण के महत्व में वृद्धि, महत्व में वृद्धि। अंकेक्षण के महत्व में वृद्धि किन कारणों से हुई थी। नंबर 1, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति से उद्योग व व्यापार का विकास हुआ था। जैसे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई थी। विस्तार के साथ साथ ही बैंक व बीमा जैसी सहायक संस्थाओं की प्रगति हुई थी। हिसाब किताब लिखने की वैधानिक पद्धति बन गई और इसी से लेखाकरण तथा अंकेक्षण का इतिहास भी प्रारंभ हुआ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उससे अंकेक्षण की ज़रूरत कैसे हुई थी। औद्योगिक क्रांति का भी प्रभाव पड़ा था। सेकंड पॉइंट है व्यापारिक संगठन। व्यापारिक संगठन के कंपनी स्वरूप का विकास। कंपनी स्वरूप का विकास। व्यापारिक संगठन के कंपनी स्वरूप का विकास कैसे हुआ था। व्यापारिक संगठन के कंपनी स्वरूप का विकास, इसमें क्या हुआ था, जब हमने औद्योगिक क्रांति टॉपिक किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो एकाकी व्यापार या छोटे लेवल के जो व्यापार थे उनका स्वरूप बदल गया था, उनका स्वरूप बड़ा हो गया था। जैसे एकाकी व्यापार और साझेदारी थी, वो उन्होंने कंपनी का रूप ले लिया, फर्म का रूप ले लिया था। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी पूंजी वाली संस्थाओं का जन्म हुआ, विशेष रूप से कंपनी का स्वरूप का विकास हुआ था, जिससे प्रबंध व स्वामी का पृथक पृथक अस्तित्व हो गया था। व्यापारी का अस्तित्व यानी कि स्वामी का अस्तित्व भी अलग हो गया था और कंपनी का अस्तित्व भी अलग हो गया था। तो दोनों का अलग अलग पृथक पृथक अस्तित्व हो गया था। इसीलिए अंकेक्षण की भी आवश्यकता पड़ी, ऑडिटिंग की आवश्यकता इसीलिए पड़ी। कंपनी के अंशधारियों के हितों के संरक्षण के लिए अंकेक्षण करना आवश्यक हो गया, क्योंकि कंपनी बड़ी होगी, फर्म बड़ी हो गई, तो आवश्यक हो गया था। कंपनी अधिनियमों के अंतर्गत अंकेक्षण करना भी अनिवार्य हो गया। तो व्यापारिक संगठन के कंपनी स्वरूप का विकास इसी कारण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, करों के प्रावधान में करों के प्रावधानों का प्रभाव। करों के प्रावधानों का प्रभाव। करों के प्रावधानों का प्रभाव कैसे पड़ा। अंकेक्षित हिसाब किताब विश्वास लायक होता है, जिस पर जो कर अधिकारी होता है वो विश्वास करता है, यानी कि जो अंकेक्षित हिसाब किताब है वो विश्वस्त होता है, उस पर कर अधिकारी आराम से विश्वास कर लेता है। अतः व्यापारिक संस्था पर लगे हुए आयकर, बिक्री कर, मृत्यु कर, ये जो आदि कर होते हैं, इनके विवादों को निपटाने के लिए खातों का अंकेक्षण आवश्यक हो जाता है। 4th पॉइंट, उद्योगों में सरकारी हस्तक्षेप में वृद्धि। हस्तक्षेप में वृद्धि। उद्योग में सरकारी हस्तक्षेप में वृद्धि। तो सरकारी हस्तक्षेप में वृद्धि से अंकेक्षण क्यों आवश्यक हो गया। जैसे कि प्रत्येक देश में, यानी कि हर एक देश में 50 वर्षों में ऐसा हुआ है कि सरकार के हस्तक्षेप बढ़ते चले गए हैं। सरकार एक और जहां उद्योग तथा व्यापार चलाती है, एक और तो उद्योग और व्यापार चलाती है, वहीं दूसरी ओर अपनी आय के लिए करों को एकत्रित करती है। आय टैक्स से गवर्नमेंट की आय बढ़ती है। प्रजातांत्रिक देशों की सरकारें अपने हिसाबदेही जनता के लिए सिद्ध करने के लिए निष्पक्ष जांच का सहारा लेती है, जिसके लिए अंकेक्षक की ज़रूरत पड़ती है। ऑडिटिंग इसीलिए ज़रूरी है, अंकेक्षण इसीलिए ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
सामाजिक 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 उद्देश्यों की पूर्ति। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में अंकेक्षण कैसे ज़रूरी हो जाता है? सामाजिक उद्देश्य की सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति में अंकेक्षण का क्या रोल है? जिससे वर्तमान समय में संस्थाओं को सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति कराना एक आवश्यक अंग बन गया है। व्यापारिक जगत में लाभ कमाना ही केवल प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, रखना सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करना भी लाभ कमाने से भी ऊपर माना गया है, लाभ कमाने से भी सर्वोपरि माना जाने लगा है। व्यापारिक जगत में बदलते हुए परिवेश में वे व्यापारिक संस्थाएं अपने व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन करने में सफल हो रही हैं जो सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखती हैं। सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति को लक्ष्य में शामिल किया है जिन्होंने वो बहुत आगे निकल चुकी हैं, वो कंपनियां, वो फर्म बहुत आगे चली गई हैं। इसीलिए अंकेक्षण के कार्य में वृद्धि हुई है, अंकेक्षण का दायित्व बढ़ा है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। सामाजिक अंकेक्षण कराने वाली संस्थाएं आदर की दृष्टि से देखी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र एवं राज्य सरकारों केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिनियम केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिनियम। केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिनियम में कैसे अंकेक्षण की वृद्धि हुई है? जैसे वर्तमान समय में केंद्र एवं राज्य सरकारों के व्यावसायिक संस्थाओं पर जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं उन पर नियंत्रण एवं नियमन लागू अपने कानून, अपने नियम बनाए हैं, उनकी संरचना की है, और जो उन सभी नियमों, कानून और संरचना की अवहेलना करते हैं उनको दंड भी दिया जाता है, दंड का प्रावधान भी है। तो इसी कारण से अंकेक्षण के कर्तव्य में उत्तरदायित्व में काफ़ी वृद्धि हुई है, उनके उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं। नेक्स्ट, न्यायालय के निर्णय। न्यायालयों के निर्णय। न्यायालयों के निर्णय में कैसे अंकेक्षण की वृद्धि हुई है? न्यायालयों में विभिन्न विवादों में दिए गए निर्णयों ने अंकेक्षण के विकास को बल दिया है। न्यायालयों द्वारा व्यवसाय के वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण पर विशेष बल दिया गया है। जो वित्तीय विवरण है उनके प्रस्तुतिकरण पर उन्हें दिखाने में बहुत बल दिया गया है, और वर्तमान में लेखांकन सिद्धांतों का पालन, अंकेक्षण के मानकों का पालन आवश्यक और विशेष महत्व देता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों का विकास। अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों का विकास। वित्तीय लेखांकन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन प्रमापों का निर्माण कर लेखांकन प्रणाली में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया है। इससे विभिन्न देशों के अंकेक्षकों को अन्य देशों की संस्थाओं के अंकेक्षण यानी कि अलग अलग देशों के अंकेक्षण का भी अवसर प्राप्त होगा, तथा अंकेक्षण के लिए अपनाई जा रही तकनीकी भी समान होगी, यानी कि जो टेक्निक है सभी की सेम होगी और सभी जगह अंकेक्षण भी समान होगा। आगे चलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे अंकेक्षक को रखवाली करने वाला कुत्ता कहा गया है। अंकेक्षक को रखवाली या चौकसी करने वाला कुत्ता कहा गया है।
यह कोई गलत सेंस में नहीं है कि अंकेक्षक को कुत्ता कहा गया है, ये कहा गया है, ऐसे कोई गलत सेंस में नहीं है। सिर्फ जो कंपैरिजन है वो कुत्ते से इसलिए किया गया है क्योंकि जैसे एक कुत्ता अपने मालिक अपने ऑनर के लिए लॉयल होता है, वैसे ही एक अंकेक्षक भी लॉयल होता है। इसीलिए इसे रखवाली करने वाले कुत्ते या चौकसी करने वाले कुत्ते की तुलना कुत्ते से कुत्ते से की गई है, लेकिन इसका गलत सेंस नहीं होता है। नेत्य जांच, नेत्रिक जांच यानी कि डेली रूटीन। नेत्रिक जांच किसके द्वारा की जाती है? तो ये अंकेक्षक द्वारा की जाती है। नैतिक जांच किसके द्वारा की जाती है? नैतिक जांच अंकेक्षक द्वारा की जाती है। सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण कैसा है? अनिवार्य है, ऐच्छिक है। एकाकी व्यापारी का अंकेक्षण कैसा है? ऐच्छिक है वो भी। लेकिन कंपनी का, फर्म का, इन सब का अंकेक्षण, बीमा कंपनी का, इन सब का अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। तो जीवन बीमा कंपनी का, सहकारी संस्थाओं का, ट्रस्ट का, कंपनी का, इन सब का अनिवार्य अंकेक्षण होता है। ऑडिट का शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से। ऑडिट लिया गया है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से लिया गया है, जो ओडेयर से, लैटिन भाषा के ओडेयर से लिया गया है और इसका अर्थ होता है सुनना, टू हियर। पॉइंट को समझते हैं कि अंकेक्षण जो है उसका क्या कार्य होता है और वह क्या एक व्यवहारों की, पत्रों की, इन सब की जांच करना होता है। प्रारंभ में अंकेक्षण का उद्देश्य केवल यह देखना था कि हिसाब किताब रखने वाले रोकड़ के लेन देन का सही लेखा किया है या नहीं। प्रारंभ में तो ये होता था, लिख के देखते हैं। प्रारंभ में क्या होता था? ये देखना होता था कि हिसाब किताब के लिखने वाली रोकड़ पुस्तिका सही है, नहीं सही है, गलत है, कैसी है, ये देखना होता था। लेकिन इसके बाद इसका स्वरूप बदलने लगा। इस प्रकार अंकेक्षण का क्षेत्र केवल रोकड़ के लेन देन तक ही सीमित था। पहले अंकेक्षण का जो क्षेत्र था वो रोकड़ के लेन देन तक ही सीमित था, परंतु अब इस शब्द का प्रयोग विस्तृत रूप में किया जाने लगा है और अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य केवल रोकड़ के व्यवहारों की जांच करना नहीं है। यानी कि अंकेक्षण का कार्य, अंकेक्षक का कार्य है केवल रोकड़ पुस्तक की जांच करना नहीं है, कि जांच करना नहीं है। केवल रोकड़ पुस्तक की जांच करनी है, जांच करना तो है लेकिन केवल मतलब सिर्फ ये रोकड़ पुस्तक की जांच ही नहीं करते हैं, नहीं है। वर्ण इनके, यानी कि वर्ण इसके अतिरिक्त, यानी कि इसके अतिरिक्त रोकड़ पुस्तक के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त एक संस्था की आर्थिक स्थिति, एक संस्था की आर्थिक स्थिति आर्थिक स्थिति का सत्यापन, यानी कि उसकी सही दशा सत्यापन करना, उसकी एक्चुअल में जो कंडीशन है उसका सत्यापन, उसको दिखाना, सत्यापन करना है। जो उसके लाभ हानि खाता, यानी कि P&L अकाउंट तथा चिट्ठा, बैलेंस शीट तथा चिट्ठे से प्रकट होती है।
यानी कि अंकेक्षक का कार्य केवल रोकड़ पुस्तकों की जांच करना नहीं है, वरन इसके अतिरिक्त यानी कि रोकड़ पुस्तक के अतिरिक्त एक संस्था की आर्थिक स्थिति का सत्यापन करना है। वो सत्यापन कैसे पता चलता है? जब उसकी लाभ हानि खाता बनता है, उसका चिट्ठा बनता है, तो जब उनको लाभ हानि खाते को, उसकी बैलेंस शीट को जब शो किया जाता है, तब उसकी आर्थिक स्थिति का पता चलता है। IAME को एक डेफिनेशन दी है, उसको देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICIA क्या कहा है? ICIA ने कहा है कि अंकेक्षण उपकरण के एक नियत अवधि से संबंधित अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICIA द्वारा कहा है कि अंकेक्षण उपक्रम के एक नियत अवधि यानी कि जो समय है उसका एक नियत अवधि से संबंधित समंको विवरणों अभिलेखों क्रियाओं तथा निष्पादन में वित्त व अन्य निष्पादन का एक व्यवस्थित व स्वतंत्र परीक्षण है। व्यवस्थित व स्वतंत्र परीक्षण है। व्यवस्थित एवं स्वतंत्र परीक्षण है। अंकेक्षक उसके सम्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव व कार्यों का परीक्षण करने के लिए आवश्यक साक्ष्य आदि का अनुमान लगाता है। उसका मूल्यांकन करता है। एवं उसके आधार पर अपने निर्णय, किसके आधार पर? ये जो अनुमान लगाए हैं उसके आधार पर अपने निर्णय लिपिबद्ध करता है।
करता है, जिससे वह अंकेक्षण रिपोर्ट के रूप में संप्रेषित करता है, जिसे वह अंकेक्षण रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत या संप्रेषित करता है, करता है। अब हम करेंगे अंकेक्षण की विशेषताएं। अंकेक्षण की विशेषताएं। अंकेक्षण की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। अंकेक्षण नंबर 1 है, एक कंपनी या संस्था का होना। अंकेक्षण करने के लिए कंपनी का या संस्था का होना। कोई भी अंकेक्षण का कार्य किसी भी कंपनी या संस्था का ही किया जा सकता है। किसी भी कंपनी का किया जा सकता है, संस्था का किया जा सकता है, चाहे वो कंपनी सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, प्राइवेट हो, कैसी भी कंपनी हो, लेकिन किसी कंपनी का किया जा सकता है केवल अंकेक्षण। सेकंड है अंकेक्षक ऑडिटर। अंकेक्षक जिस प्रकार किसी भी अच्छी सेना के लिए कुशल सेनापति की आवश्यकता होती है, किसी भी सेना के लिए कुशल सेनापति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अंकेक्षण का कार्य भी बिना किसी कुशल व स्वतंत्र अंकेक्षण के बिना नहीं हो सकता। जैसे एक मतलब सैनिक का सेनापति का कुशल होना आवश्यक है, उसी प्रकार एक अंकेक्षक का भी अपने प्रोफेशन में कुशल होना आवश्यक है। नंबर 3 प्रमाणक वाउचर। किसी भी खाते का या खाते की सत्यता और शुद्धता की जांच या मिलान करने के लिए प्रमाणकों की आवश्यकता होती है। प्रमाणक वाउचर यानी कि किसी भी खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रमाणक तो चाहिए, रसीद तो चाहिए, उनके बिल तो चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए प्रमाणक पूर्ण रूप से सुरक्षित रखे जाएं। ऐसा नहीं है कोई बिल है, कोई रसीद है, उसको ऐसे ही फेंक दो, वो ओरिजिनल भी रखने होते हैं। प्रमाणक वाउचर उसे ऑडिटिंग में काम में लाया जाता है। 4 पुस्तकों की शुद्धता की जांच। पुस्तकों की शुद्धता की जांच। पुस्तकों की जांच कैसे होती है कि किसी भी अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सभी चीज़ें सही हो, सत्य हो। तो उद्देश्य यही है कि संस्था की पुस्तकें पूर्ण रूप से सत्य और शुद्ध हो। पुस्तकों की शुद्धता की जांच इसलिए की जाती है कि सही है या नहीं सही है। 5 नियमों का पालन। अंकेक्षण का कार्य करते समय अंकेक्षण का जो ऑडिटिंग का जो कार्य है, जब ऑडिटर करता है, उसके लिए आवश्यक है कि जांच के समय नियमों का पूर्ण पालन करे। जो भी नियम होते हैं उनको पूर्ण रूप से पालन में ले। ऐसा नहीं है कि अपने पास से ही कोई भी नियम बना लिया। जो नियम दिए गए हैं, जो नियम हैं ऑडिटर के लिए, वो अपने नियमों का पूर्ण रूप से पालन करे। 6 समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड। समय अवधि। अंकेक्षण का कार्य, ऑडिटिंग का जो कार्य है, वो ऑडिटर को एक सीमित समय में करना होता है। अंकेक्षक को उसी समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है जो कार्य 6 महीने में होना है उसको 1 साल में कर रहा है। जो लिमिटेड पीरियड है, जो सीमित समय है, जैसे 1 साल में 31 मार्च को खाते बंद करने होते हैं, फिर ऑडिटिंग शुरू होती है, तो अपने समय पर ही उसको कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं एक्स्ट्रा टाइम लगाए। तो समय अवधि का पूरा ध्यान रखना चाहिए ऑडिटर को। सत्यापन
सत्यापन, वेरिफिकेशन। अंकेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संस्था के खातों का सत्यापन करना होता है ताकि वास्तविक स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो सके। यानी कि जो संस्था के खाते हैं उनको पूर्ण तरीके से सही से उनको चेक करें ताकि वास्तविक स्थिति का पता चले। ये नहीं कि उनको छुपाया जाए या उनको गलत दिखाया जाए। तो वास्तविक स्थिति कैसे पता चलेगी? वास्तविक स्थिति तो फर्म की पता चलेगी ही नहीं। तो सत्यापन का भी पूर्ण ध्यान रखें। प्रतिवेदन, रिपोर्टिंग। जब अंकेक्षण का कार्य समाप्त हो जाए यानी कि जब ऑडिटिंग समाप्त हो जाती है तब अंकेक्षक ऑडिटर एक प्रतिवेदन देता है जिसे अंकेक्षक प्रतिवेदन कहा जाता है। एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसे ऑडिटर रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें अंकेक्षण की टिप्पणी लिखी होती है, जो भी उसने किया है अब तक, जो सब कुछ उसमें सारा कुछ ब्यौरा उसमें लिखा होता है प्रतिवेदन रिपोर्ट में। नेक्स्ट हम करते हैं अंकेक्षण का क्षेत्र। अंकेक्षण का क्षेत्र, अंकेक्षण का क्षेत्र। अंकेक्षण का क्षेत्र कैसा होता है? अंकेक्षण का क्षेत्र समझते हैं। जो अंकेक्षण है या अंकेक्षण ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग अंकेक्षण हिसाब किताब की पुस्तकों की गहन जांच करना है हिसाब किताब की पुस्तकों की गहन जांच करना है। पुस्तकों की जांच करने वाले एक निष्पक्ष यानी कि किसी का भी पक्ष न ले, जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत, निष्पक्ष अंकेक्षक को हिसाब किताब के तैयार करने में की गई अशुद्धियाँ या अशुद्धियों का पता लगाना होता है। कि कहाँ गड़बड़ की गई है, ये सब पता लगाना होता है। और आर्थिक और वित्तीय लेखों की वित्तीय लेखों की सत्यता को प्रमाणित करना होता है। यह भी निश्चित है कि यदि यह सत्यापन ठीक प्रकार से न किया जाए तो लेखों के परिणामों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यदि हम ये तो बात सही है कि यदि सत्यापन यानी कि ये जो हिसाब किताबें गलत ही किए गए तो क्या वो विश्वास लायक है? नहीं, क्योंकि आर्थिक स्थिति का ठीक पता ही नहीं चलेगा।
इसी कारण नियमित यानी कि डेली नियमित अंकेक्षण की विधि उत्तम मानी जाती है। अंकेक्षण की कौन सी विधि सबसे अच्छी है, सबसे उत्तम मानी जाती है? तो नियमित अंकेक्षण की विधि सबसे उत्तम मानी जाती है। इम्पोर्टेंट है ये, सबसे उत्तम मानी जाती है। हिसाब किताब की अनियमितताएं एवं अशुद्धियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, अलग अलग होती हैं। विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं तथा उनमें उत्पन्न होने के कारण अशुद्धियाँ अलग अलग प्रकार की हो सकती है तथा उनमें उत्पन्न होने अशुद्धियाँ अलग अलग होती है तथा उनमें उत्पन्न यानी कि उन अशुद्धियों में उत्पन्न होने के कारण भी रीजंस भी अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो कुछ भी हो अंकेक्षक का यह दायित्व हो जाता है, अंकेक्षक का यानी कि ऑडिटर का यह दायित्व हो जाता है कि वह इन अनियमितताओं पर प्रकाश डाले, वह इन अनियमितताओं पर प्रकाश डाले या इनको प्रकाश में लाए। समझते हैं अंकेक्षक का क्षेत्र। अंकेक्षक हिसाब किताब की गहन जांच करना है, ठीक है। अंकेक्षण ऑडिटिंग क्या है? हिसाब किताब की गहन जांच करना। पुस्तकों की जांच करने वाले एक निष्पक्ष अंकेक्षक को हिसाब किताब के तैयार करने की गई अशुद्धियों का पता लगाना होता है कि कहाँ पर गड़बड़ी हुई है, कुछ गलत खाते बनाए गए हैं तो उनका पता लगाना होता है, और आर्थिक और वित्तीय लेखों की सत्यता पर को प्रमाणित करना होता है। जब वो सही अशुद्धियों का पता लगाएगा और सही खाते बनाएगा तभी तो व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता चलेगा कि एक्चुअल में लास्ट में जो व्यवसाय ने प्रॉफिट कमाया, लाभ कमाया क्या था। यह भी निश्चित है कि यदि यह सत्यापन ठीक प्रकार से न किया जाए तो लेखों के परिणामों पर विश्वास नहीं किया जाए, क्योंकि आर्थिक स्थिति गलत स्थिति को शो करेगा। इसी कारण नियमित अंकेक्षण की विधि उत्तम मानी गई है। कौन सी विधि उत्तम मानी गई है? नियमित अंकेक्षण की विधि। हिसाब किताब की अनियमितताएं एवं अशुद्धियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं और उनके होने के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो अंकेक्षक का तो यह दायित्व बन जाता है कि वह अनियमितताओं को प्रकाश में लाए, उन पर प्रकाश डाले, उन्हें ढूंढे कि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं।